हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। बोल रहे हैं कि आपके पास अगर आज मौका है तो जो भी आज करने का आपके पास चांस है उसको आज ही कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, और फिर वो बाद में जो आपने सोचा होता है चीज़ करने की, वो ऐसा हो जाता है कि आप कभी कर ही नहीं पाते। ठीक है, नेवर पहुंच जाती है, वो लेटर से नेवर पे आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई चीज़ आने ही नहीं दीजिए। और दूसरी चीज़, किसी दूसरे के भरोसे तो कभी कोई काम बिल्कुल मत छोड़िए। जो आपसे खुद हो सकता है वो खुद ही कीजिए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं करा है, आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं वो कैब कहाँ मिलेगी। वो कैब बेटा पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरा का पूरा आर्टिकल विद ऑल 25 क्वेश्चंस विद वोकैब अलॉन्ग विद द वोकैब इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से अपना पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो सजेशन हमारी तरफ से होता है पढ़ने के लिए वो यही होता है कि पहले आप पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस को, पैसेज को खुद से पढ़ो, वो कैब पढ़ो, उसके बाद यहाँ पर आकर समझो। ठीक है, कि क्या गलती हुई है उसको यहाँ पे आकर चेक करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। In October, India's consumer price inflation eased to a 4-month low of 4.87%। बोल रहे हैं अक्टूबर महीने में हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, गिरावट आई है। ईज मतलब थोड़ी कमी आई है। ठीक है, और 4 महीनों के निश्चितम स्तर पर वो पहुंची है 4.87% पे। while wholesale prices declined year on year for the 7th सक्सेसिव मंथ बाय अ माइनर 0.5%। और वहीं दूसरी तरफ, ये तो कंज्यूमर प्राइस की बात होगी, दूसरी तरफ जो होलसेल प्राइसेस हैं उनमें भी कमी आई है। जो साल दर साल की जो दर होती है उसके कंपैरिजन वो जो हुई है फॉर 7th सक्सेसिव, लगातार 7वें महीने के लिए माइनर 0.5% से वो कम हुई है। Although only marginally lower than the 5% retail inflation in September। बोल रहे हैं हालांकि बहुत थोड़ा सा फर्क रह गया, बहुत थोड़ा सा ही कम है। जो 5% का रिटेल इन्फ्लेशन रहा सितंबर महीने में, उससे बहुत थोड़ा ही कम है। अक्टूबर्स प्राइस राइज पेस, अक्टूबर की जो प्राइस राइज, जिस तेजी से प्राइजेस की गति हो रही है, जिस तेजी से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, उसकी जो गति है विच इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट इन जून, जो कि जून महीने में जो गति थी बिल्कुल उसी के बराबर है, वही गति यहाँ पे दोहराई गई है। श्योरली रिप्रेजेंट सम रिलीफ फॉर द 3rd सक्सेसिव मंथ फ्रॉम जुलाईज 15-month हाई पेस ऑफ ओवर 7.4%। बोल रहे हैं सीधे तौर पे, जाहिर तौर पे इसने थोड़ी सी लोगों को राहत दी है लगातार तीसरे महीने में, जो कि जुलाई के बाद आया है, क्योंकि जुलाई तक 15 महीनों का हाईएस्ट पेस था 7.4% का। रूरल कंज्यूमर्स स्टिल फेस अ हायर इन्फ्लेशन ऑफ 5.1%। जो रूरल कंज्यूमर हैं, गांव देहात के लोग हैं, उनमें अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, 5.1% है। Core inflation, which excludes energy and food costs, has eased further and household services inflation dropped below 4%। बोल रहे हैं जो कोर इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ है, जिसके अंदर हमारी एनर्जी प्राइजेस, फूड प्राइजेस, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, हैज़ ईज्ड, ये भी थोड़ा स्थिर हुआ है, थोड़ा कम आया है, फर्दर और ज़्यादा थोड़ा कम हुआ है। हाउस होल्ड सर्विसेज इन्फ्लेशन ड्रॉप, ये जो हाउस होल्ड सर्विसेज इन्फ्लेशन है उसमें भी कमी आई है, 4% ड्रॉप हुआ है आफ्टर सेवरल मंथ्स हाई, जो कि पिछले कई महीनों से काफ़ी ऊंचा चल रहा था, उसमें भी अब 4% तक की गिरावट हो गई है। The rise in the prices of vegetables which had surged over 37% in July। जो बोल रहे हैं वेजिटेबल्स के प्राइसेस में जो राइज था, जो कि 37% तक पहुंच गया था जुलाई महीने में, eased to 2.7% in अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने में ये सब्जियों के दामों में भी कीमतों में कमी आई है। However, the overall uptick
in food cost for households stayed firm at 6.6%. बोल रहे हैं लेकिन जो ओवरऑल अपटिक था, यानी कि ओवरऑल जो फूड कॉस्ट थी वो बड़ी ही है हाउस होल्ड्स के लिए, वो जो है वो स्थिर रही है 6.6% पर, ठीक है, हाउस होल्ड्स के लिए। वर्चुअली अनचेंज्ड फ्रॉम सितंबर, जो कि जाहिर तौर पे वर्चुअली मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही है, सितंबर महीने की स्थिति पर ही है। एज अदर एसेंशियल एडिबल्स सॉ फास्टर प्राइस हाइक्स और रिमेन्ड एट एलिवेटेड लेवल्स, क्योंकि जो बाकी एसेंशियल एडिबल चीज़ें हैं उसमें प्राइस हाइक देखा गया। हमने बोला सब्जियों में कमी आई, लेकिन बाकी जो ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें प्राइस एलिवेटेड दिखे और रिमेन्ड एट एलिवेटेड लेवल्स, और बढ़े हुए स्तर पर ही बरकरार रहे। सम ऑफ दीज लाइक पल्सेस up 18.8% and cereal 10.7% may be attributed to worries about the kharif output and uncertain rabi prospects as well as hikes in the minimum support price of crop. बोल रहे हैं कि ये जो हमने कुछ चीज़ें बताई ना कि बाकी एडिबल चीज़ों, जैसे अगर सब्जियों के दाम कम हुए तो बाकी चीज़ों के तो बढ़े ही हैं, तो इसलिए जो ओवरऑल प्राइस बास्केट है, हमारे फूड बास्केट है, उसका लेवल जो है वो स्थिर ही रहा, 6.6% ही रहा। तो बोल रहे हैं इनमें से जैसे कि दालें हो गई जिसमें कि 18.8% की उछाल आया है, सीरियल्स हो गए जिसमें 10.7% का उछाल आया है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब मिलजुल कर जो एक चिंता वाली बात बता रहे हैं कि खारिफ क्रॉप का जो आउटपुट है, क्योंकि वो कम था या कम हो सकता है, इसलिए चिंता बनी हुई है और एक अनिश्चितता भी बनी है। राबी क्रॉप के जो आउटपुट होएगा वो कितना अच्छा होगा बुरा होगा, उसके ऊपर भी एक अनिश्चितता बनी हुई है। एज वेल एज हाइक्स इन मिनिमम सपोर्ट, और क्योंकि एमएसपी जो है किसानों को दिया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए प्राइस राइज हुआ है। पल्सेस प्राइसेस वर अप 19.4%। अब दालों वगैरह के जो प्राइसेस हैं वो 19.4% से उछाल कर गए हैं एट दी होलसेल लेवल। होलसेल की बात अगर करें तो सिग्नलिंग दैट मोर पास थ्रू टू रिटेल प्राइसेस इज लाइकली, जो कि इशारा करते हैं कि और ज़्यादा क्या होगा, पास थ्रू होगा, यानी कि और ज़्यादा इंक्रीज होगा कस्टमर प्राइस में, जो कस्टमर को देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज होगा रिटेल प्राइसेस में। The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India, which meets early December for its next review, बोल रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग होने वाली है दिसंबर महीने में अपनी अगली समीक्षा करने के लिए। विल नॉट बी टू स्वेड बाय द अक्टूबर टाइडिंग्स, बोल रहे हैं इनको ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए होंगे, ज़्यादा आकर्षित नहीं हुए होंगे जो अक्टूबर महीने में थोड़ी बहुत हमें स्थिरता देखने मिली है उससे। एज पर इट्स 5.6% एवरेज इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर दिस क्वार्टर, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले क्या किया था, इस क्वार्टर के लिए 5.6% एवरेज इन्फ्लेशन कहा था, डाउन फ्रॉम 6.4% इन प्रीवियस क्वार्टर, जो कि पिछले क्वार्टर में जो 6.4% रहा था उसके मुकाबले में कम था। नवंबर एंड दिसंबर में वेल सी एन एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ 5.95%, तो बोल रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में हम देख सकते हैं कि एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 5.95% पे रहे, फ्रैक्शनली शॉर्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, जो बोल रहे हैं जो काफ़ी थोड़ा सा ही बाकी रह जाएगा बकाया, जो सेंट्रल बैंक की अपर थ्रेशोल्ड लिमिट है ना उससे काफ़ी थोड़ा सा ही पीछे रह जाएगा। एक्सक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स हुज 13.7% year-on-year drop in prices played a key role in moderating the consumer price index। अब इसमें जो एडिबल ऑयल्स हैं, फूड ऑयल्स जो हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सब जो है एडिबल ऑयल, इनका जो 13.7% का ईयर ऑन ईयर पे ड्रॉप आया है, गिरावट आई है प्राइजेस में, इसने एक मुख्य भूमिका निभाई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को स्थिरता बनाने में, उसको मॉडरेट करने में कि बहुत ज़्यादा बाहर ना पड़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, जिसका मतलब है वुड हैव मेंट अ 5.6% राइज इन प्राइजेस, क्योंकि अगर इनको भी इंक्लूड किया जाता तो इसका मतलब होता 5.6% राइज हो जाता प्राइजेस में। Base effects from last year when the Ukraine conflict had spiked edible oil prices
विल स्टार्ट टू डिसिपेट इन कमिंग मंथ्स। बोल रहे हैं कि जो बेस प्राइस में इफेक्ट आया है, बेस प्राइस मतलब पिछले साल की तुलना में आप इस साल कितना प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है, उसको बोला जाता है बेस प्राइस। तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो बेस प्राइस का इफेक्ट आया है, और क्यों पिछले साल क्या होता है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, तो उस वजह से जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई है। और ये अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक तो हमने बोला कि प्राइजेस कम है, लेकिन अब आगे आने वाले महीनों में इसका असर भी दिखना लग जाएगा। Similarly, while the 6.8% inflation recorded in October 2022 helped cool price rise last month, बोल रहे हैं इसी तरीके से जब इन्फ्लेशन 6.8% रिकॉर्ड किया था पिछले साल अक्टूबर में, 2022 अक्टूबर में, तो इसने जो उससे पिछले महीने के जो प्राइस राइज थे उनको कूल डाउन करने में मदद करी थी, उनको कम करने में मदद करी थी। दोज बेस इफेक्ट्स विल श्योरली एब दिस मंथ, तो ये जो बेस इफेक्ट्स हैं ये इस महीने में भी क्या करेंगे, घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिटेल इन्फ्लेशन हैड ईज्ड to 5.88% लास्ट नवंबर। अब रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसमें भी गिरावट आई है, वो भी थोड़ी कम हुई है, 5.88% हुई है लास्ट नवंबर में, विद द फूड प्राइस इंडेक्स राइजिंग जस्ट 4.7%। और फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 4.7% से थोड़ा सा ही ऊपर है, जो कि फ्रॉम 7% इन द प्रीवियस मंथ, जो कि पिछले महीने में 7% पे था। देख लो कितनी गिरावट आ गई है। द परसीव्ड रिट्रीट ऑफ इन्फ्लेशन लास्ट मंथ दस मे ओनली बी फ्लीटिंग, तो बोल रहे हैं कि जो अनुमान लगाया गया था ना इन्फ्लेशन का पिछले महीने, वो ऐसा लग रहा है कि केवल थोड़े समय के लिए ही था, कि हाँ थोड़े टाइम के लिए प्राइस राइज होगा, उसके बाद ये कम हो गया। Households that seem to have adjusted to the continuous recent rise in living costs by pulling back on the discretionary spends, बोल रहे हैं वो लोग, वो घर जिन्होंने जो पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूस हमारी लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है उसमें एडजस्ट कर लिया है। कैसे कि वो जो फिजूल खर्ची होती है, सिनेमा हॉल में जाके खाना, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखना, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, या फिर कुछ चटपटा जोमेटो करना, या फिर और एक्स्ट्रा लाविशिंग कुछ स्पेंडिंग्स करना, जिन्होंने इन चीज़ों से अपने आप को पीछे हटाया है, इन चीज़ों में रोक लगाई है, एंड डाउन साइजिंग एसेंशियल कंजम्पशन एज पर इंडस्ट्रियल आउटपुट ट्रेंड्स, बोल रहे हैं। और जो उनकी एसेंशियल कंजम्पशन है, ज़रूरी जो कंजम्पशन की चीज़ें हैं, उनको भी इंडस्ट्रियल आउटपुट ट्रेंड्स की बदौलत उसके अनुमान सहित उन्होंने थोड़ा कम किया है। जैसे कि पहले हम 5 पैकेट बिस्किट खाते थे, तो अब 4 खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं, घर में 10 पैकेट की बजाय 5 आ गए, तो ऐसे उसमें कमी लाई है। are likely to remain cautious rather than loosen their purse string anytime soon, तो ये लोग अभी आगे भी और ज़्यादा सतर्क रहने वाले हैं, सचेत रहने वाले हैं, बजाय कि इसके कि ये सुन लिया कि हाँ भाई इस महीने में महंगाई कम हो गई तो भाई चलो पर्स उठा के चल पड़ो घूमने फिरने और खर्चा करने खुले दिल से। ऐसा नहीं होने वाला। ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने पहले समझदारी सूझबूझ से अपने आप को रोका है, रिस्ट्रेन किया है, वो लोग आगे भी ऐसा करेंगे ही। For an economy whose resilience relies on its domestic demand, buffer against global shocks, reluctant or budget-cramped consumers are the biggest headwind for the policymakers to strive to address. बोल रहे हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी के लिए जो बार बार गिरावट आने के बाद उठ खड़ी हुई, और उसका जो ये रेजिलियंस है ये किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड में बफर, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड में जो बढ़ोतरी आई है अगेंस्ट ग्लोबल शॉक, कि दुनिया भर में चाहे जितने झटके मिले, यूक्रेन रशिया वॉर हो, अभी इजराइल पैलेस्तीन वॉर हो, या उससे बाद दुनिया भर के जो वर्ल्ड बैंक या सेंट्रल बैंक्स हैं वो ठप पड़ जाए, उसके बावजूद भी हमारी जो ज़्यादा निर्भरता है वो डोमेस्टिक डिमांड्स के ऊपर है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत रेजिलियंस रही है, रिलक्टेंट रही है, और बजट क्रैम्प्ड
ग्लोबल शॉक्स के लिए, अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, रिलक्टेंट और बजट क्रैम्प्ड कंज्यूमर्स, ये जो लोग हैं आर बिगेस्ट हेडविंड, ये हमारे रास्ते की, पॉलिसी मेकर्स के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये लोग क्योंकि हमारी जो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी निर्भर करती है। लेकिन अगर ऐसे लोग की जो अपनी जेब जल्दी से ढीली नहीं करते और अभी भी सोच समझ के चलते हैं, तो वो लोग तो इकोनॉमी के लिए नुकसान ही है, राइट। फिजूल खर्ची नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कहाँ से चलेगी। ठीक है, सो ये लोग पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी मेड अबाउट द ट्रेंड ऑफ कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया फ्रॉम पैसेज। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इंडिया में कोर इन्फ्लेशन के बारे में हम क्या इन्फ्रेंस पता लगा सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन हैज रिमेन्ड कंसिस्टेंटली हाई, कि ये कंसिस्टेंटली हाई बनी हुई है, तो इनकरेक्ट है। इस महीने में तो हमने देखा ना कि लो हुई, और उससे पहले के कंपैरिजन में और पिछले 4 महीनों में थोड़ी कम हुई है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कोर इन्फ्लेशन, इनकरेक्ट। कोर इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड कॉस्ट हैज ईज्ड, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि थोड़ी गिरावट आई है, ठीक है, कमी आई है। Based on the passage, what can be inferred about the future trend of retail prices for pulses? कि आने वाले भविष्य में pulses के जो retail prices हैं उनका क्या ट्रेंड रहने वाला है। They are expected to decrease significantly, कि ये बहुत ही तेजी से गिरेंगे, ठीक है, कम होंगे, तो ये इनकरेक्ट है। दे विल रिमेन स्टेबल एट द करंट लेवल्स, इनकरेक्ट। दे विल लाइकली टू बी इंक्रीज इन रिटेल प्राइसेस, कि रिटेल प्राइसेस में क्योंकि उनके लिए एमएसपी बता दिया ना, तो उनके प्राइस और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो पैसेज की टोन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल और इन्फॉर्मेटिव है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, पूरा डेटा बताया कि इतने परसेंटेज, 6.75 जो भी परसेंटेजेस बताई जा रही हैं, तो ये क्या है, एक एनालिटिकल डेटा है। ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल ना, न्यूट्रल एंड इन्फॉर्मेटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The resilience of Indian economy, क्या ये है मेन थीम पैसेज की? The fluctuation of food prices and its impact on inflation, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि हमने देखा कि किस तरीके से फूड प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं या करवाए जाते हैं, और उसके बाद में कि इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, food flux on the food costs and the October tidings, which of the following statements is true regarding the trend of the food prices and its implication? कि इस पैसेज के अनुसार कौन सा ट्रेंड फूड प्राइसेस और उसके implications के बारे में करेक्ट है। Food prices decreased significantly in October, easing the overall inflationary pressure ऑन द इकोनॉमी, कि फूड प्राइसेस जो है अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इकोनॉमी के ऊपर वो कम हुआ है। तो ये इनकरेक्ट है। हाँ, हमने माना कि थोड़ा बहुत कमी आई है, लेकिन जो ओवरऑल हमारी फूड बास्केट है उसमें प्राइसेस में कमी नहीं आई, क्योंकि पल्सेस और सीरियल्स के प्राइसेस बढ़े, राइट। और फिर इन्हीं चीज़ों से डर से कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, और उन्होंने अपना जो लग्जरी स्पेंडिंग है या फिर जो नॉन एसेंशियल चीज़ों पे स्पेंडिंग है वो कम करी है। तो उससे क्या हुआ है, हमारी इकोनॉमी जो कि डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है ज़्यादा, वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, डिस्पाइट a slight decrease in overall inflation, food costs remained high, with essential items like pulses and cereals seeing significant price hikes. So option B is correct. What was the rate of inflation for vegetables in October as mentioned in the passage? तो vegetables का किस परसेंटेज से इंक्रीज हुआ था? ओवर 37%, 5.1%, 2.7% या 6.6%? तो देखो, हमें याद है, अगर नहीं याद है तो आप पैसेज में वापस जाके देख लेना। स्टेटमेंट थी द राइज इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स विच हैड surged over 37% in July eased to 2.7% in October. So option C is correct. कितनी कमी आई थी ना, so option C is correct.
In a long-awaited judgment in Supreme on October 17, the Supreme Court held, बोल रहे हैं एक बड़े लंबे समय से पेंडिंग जजमेंट सुप्रीम के मामले में वेटेड था, उसमें 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा that same-sex couples do not have the right to marry under the Special Marriage Act, कि सेम सेक्स वाले जो लोग हैं, जो होमोसेक्सुअल हों या गे हों या फिर आजकल LGBTQIA+ कम्युनिटी जो है, इसमें लोगों को शादी करना जो है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अलाउ नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था, हमारे पास में एक हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट कि दो लोग अगर इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए बनाया गया, राइट। कुछ और इसमें प्रावधान है और चीज़ों को कुछ डाला गया, बट सेम सेक्स कपल्स को इसके अंतर्गत शादी करने का अधिकार नहीं दिया गया। अ फंडामेंटली wrong interpretation of the constitution but also overlooked its own precedents। बोल रहे हैं ये एक फंडामेंटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज का अब अनुवाद करना, तो हमारे संविधान का ये फंडामेंटली बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है, यहाँ पे अनुवाद किया गया है। और साथ ही साथ ना केवल ये हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने अपने ही पुराने जो जजमेंट्स हैं, फैसले हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया है। इन डूइंग सो द कोर्ट नॉट ओनली लेड डाउन, अब ये करने में कोर्ट ने ना सिर्फ नीचे गिराया, क्या फंडामेंटली रॉन्ग लेड डाउन मतलब सामने लाया अ फंडामेंटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें समझ में आ गया कि एस के बाद में आर आएगा, एस के बाद में आर आएगा, और हमें पता चल गया कि इन अ लॉन्ग अवेटेड जजमेंट में कोर्ट हेल्ड दैट द सेम सेक्स कपल, यानी कि पी के बाद में क्यू आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एस के बाद में पी आ रहा है, इनकरेक्ट है, एस के बाद में आर आ रहा है, पी के बाद में क्यू नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्यू के बाद में एस आ रहा है, आर आ रहा है, पी आ रहा है, इनकरेक्ट। पी के बाद में क्यू आ रहा है, एस के बाद में आर आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पी क्यू एस आर। When and where the second shoe will drop and how big a crater dash, आगे ब्लैंक है, बोल रहे हैं कि कब और कहाँ सेकेंड शू विल ड्रॉप का मतलब होता है कि जो भी अभी कुछ तनाव चला हुआ है वो कब खत्म होगा जाके। तो बोल रहे कब और कैसे ये जो सेकेंड शू वाला मतलब तनाव बना हुआ है ये कब जाके खत्म होगा, और इसका हाउ बिग अ क्रैटर मतलब इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। क्रैटर बेसिकली क्या होते हैं, जब आप हमारे धरती के ऊपर उल्कापात गिरे थे, डायनासोर्स जिससे कहा जाता है कि नष्ट हो गए, खत्म हो गए, हमारी धरती से विलुप्त हो गए, तो जब भी एक कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट जैसे पत्थर वगैरह बड़े बड़े होते हैं, रॉक्स, वो मिटियोर्स और मिटेराइट्स जब हमारी धरती पे टकराते हैं तो वो एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बना देते हैं, उस गड्ढे को बोला जाता है क्रैटर। तो वो गड्ढा क्या है, वो प्रभाव है ना उस टकराव का। तो बोल रहे हैं कि ये जो सेकंड शू कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा और इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। द इजराइल हमास वॉर इज नाउ इन इट्स 6th वीक, बोल रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है वो अब 6ठे हफ्ते में पहुंच चुकी है। इट वुड कॉज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी, और ये किसके ऊपर कास्ट करेगा, रीजनल या जियोपॉलिटिकल, या रीजनल मतलब वहां के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां की कंट्रीज के ऊपर क्या प्रभाव करेगा, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में यानी कि जो देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, जो देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, उनके आपस के संबंध कैसे हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। एंड द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज समझ में आ गई, एंड हाउ बिग अ क्रैटर इट वुड कॉज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी। ये यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है। पी के बाद में क्या आएगा, आर स्टेटमेंट आएगा। एक चीज की हमें क्लैरिटी हो गई, ठीक है। बट पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि पी जो है पहले किसी घटना का जिक्र हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, और हमें पता चल गया कि घटना का जिक्र हुआ क्यू स्टेटमेंट में, द इजराइल हमास वॉर जहां पे डिक्लेयर करा गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी करेक्ट होगा, या तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। पी के बाद में आर और क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, तो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, पी के बाद में आर, क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, पी के बाद में आर। अब हमें एस की प्लेसिंग देखनी है। लाइक द प्रोवर्बियल लैंडलॉर्ड
West Asians and much of the world are currently in suspended animation, wondering when and where the second shoe will drop and how big a crater it would cause on regional and geopolitics and the economy. तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जैसे कि जो प्रोवर्बियल मतलब जो प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, उदाहरण के तौर पे, जो उदाहरणी या फिर जो मौलिक लैंडलॉर्ड्स हैं, जैसे कि वेस्ट एशियंस जिनके पास अपना देश है, अपनी जगह है, ये या और बाकी दुनिया के जो लोग हैं जिनकी धरती पे इस वक्त कोई तबाही नहीं मची हुई, वो अभी एक सस्पेंडेड एनिमेशन देख रहे हैं, सस्पेंडेड एनिमेशन की फॉर्म में है और सोच रहे हैं कि कब और कैसे ये स्थिति जो है शांत होगी, इजराइल हमास वॉर खत्म होगा और उसका प्रभाव कितना बड़ा होगा. तो क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एस सेकेंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है पी और फाइनल स्टेटमेंट है आर. क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. टर्मिनोलॉजी मतलब जो उसमें शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, टर्म्स जो इस्तेमाल करी जाती हैं. सो जो मेडिकल की जो टर्म्स हैं, शब्दावली है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है समझना. अब टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म, INOLOGY, टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी नहीं, टर्मिनोलॉजी नहीं, टार्मिनोलॉजी नहीं, टर्मिनोलॉजी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. A person who loves and collects book. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. एक ऐसा व्यक्ति जिसको किताबें पढ़ना और कलेक्ट करना बहुत पसंद है, उसको बोला जाता है बिब्लियोफाइल. क्या बोला जाता है? बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी. फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला करता हो, परोपकारी हो. जियोलॉजिस्ट मतलब जो भू विज्ञान के बारे में स्टडी करता हो, धरती के बारे में. और सोमलियर मतलब वो व्यक्ति जो शराब का एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो. ठीक है, आपको पता है वाइन और ये बियर और इन सब की टेस्टिंग होती है बाकायदा, अगर उसका फ्लेवर्स वगैरह चेंज करते हैं ना. आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं? इस शराब का करोड़ों अरबों का कारोबार है, बट वो टेस्टिंग की जाती है, तभी तो फिर ब्रांड वैल्यू बनती है ना कि ये सस्ती है, ये तो देसी है, वो विदेशी है. डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उसके एक्सपर्ट्स उसको चेक करके बताते हैं कि इसमें क्या एडिशन होगा, नहीं होगा, वैसे करके वो बनती है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल इज करेक्ट. एमेच्योर मतलब कोई व्यक्ति कुछ शौकिया तौर पे कर रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक तो मैं काम कर रही हूँ, मैं केक बना रही हूँ शौकिया तौर पे, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है वो उसका क्या है? प्रोफेशन है, यानी कि वो प्रोफेशनल तौर पे वो केक बना रहा है. सो हॉबीस्ट मतलब जो अपनी हॉबी के तौर पे, शौकिया तौर पे कुछ कर रहा हो तो एमेच्योर हो गया. डिवोटी मतलब किसी का भक्त. लेमैन मतलब आम आदमी, और प्रोफेशनल मतलब जानकार, किसी चीज का एक्सपर्ट. ऑप्शन D is correct. The candidate blamed the persistent traffic jam as reason of his being late, and the interviewer believed him though he was not convinced. तो बोल रहे हैं कि कैंडिडेट ने बोला कि वहां पे लगातार ट्रैफिक जैम बना हुआ था, इस वजह से वो लेट हो गया. और बोल रहे हैं जो इंटरव्यूअर था उसने हालांकि उसकी बात मान ली, पर वो पूरी तरीके से कन्विंस नहीं था. गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट, तो ऑब्वियसली बात है वो जो एग्जामिनर था, इंटरव्यूअर था, उसने उस कैंडिडेट को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया ना कि मेरे को वैसे लग तो नहीं रहा कि ये सच बोल रहा है, पर मान लेते हैं क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक जाम हो, हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे हो सकता है दिन के किसी टाइम पे ट्रैफिक जाम इतना लंबा लग जाए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. केव्स लाइक अजंता लाइक इन परपेचुअल डार्कनेस. परपेचुअल मतलब अनंत काल तक बिल्कुल घोर अंधेरा, जिसमें बिल्कुल कोई हल्की सी रोशनी भी पास नहीं हो सकती. तो बोल रहे अजंता की जैसे केव्स हैं वो बिल्कुल घोर अंधेरे, गुप्त अंधेरे में थी. ठीक है, सो परमानेंट मतलब स्थिर, स्थाई. एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा. ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में. और ह्यूज अगेन बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सट्रीम, तो यहां पे ऑप्शन ए परमानेंट इज करेक्ट.
अब यहाँ पे एंटोनिम हमें बताना है कंप्लाई। कंप्लाई मीन्स किसी चीज़ का पालन करना, जैसे कि कोई नियम है उनका अनुपालन करना। सो इसका एंटोनिम क्या होएगा? ऑप्शन ए है डिनाई। डिनाई मतलब नहीं मानना, मना कर देना किसी चीज़ के लिए, राइट। एंगेज। एंगेज मतलब किसी चीज में भाग लेना। असिस्ट मतलब किसी चीज में सहायता करना। एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। तो यहाँ पे कंप्लाई मतलब मानना किसी चीज को, और डिनाई मतलब नकार देना। सो ऑप्शन ए डिनाई इज करेक्ट। द सन रिवॉल्व्स अराउंड अ अर्थ। जो सन है वो एक है पूरी धरती में, पूरे हमारे ब्रह्मांड में। वैसे अब हमें पता चल रहा है बहुत सारे हैं, बट इस वक्त हमें पता है हम कौन से सन की बात करें। जब हम अर्थ का जिक्र करें तो हम किसी एक पर्टिकुलर सन की बात करें ना। तो बोल रहे हैं द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि सूरज जो है वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे सूरज नहीं घूमता है, धरती घूमती है, बट अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि सूरज धरती के इर्द गिर्द घूमता है, तो हो सकता है उसकी बात कर रहे हो। तो रिवॉल्व्स अराउंड अ अर्थ की बजाय, क्योंकि अर्थ पर्टिकुलर है, एक ही है, इकलौती अर्थ है, तो क्या है? द अर्थ। ठीक है, द सन रिवॉल्व्स अ अर्थ की बजाय द अर्थ, ओके, अराउंड। सो ऑप्शन सी में एरर है। Between the two countries will inevitably count the recent political incident against the peace process। बोल रहे दो देशों के बीच में will inevitably यानी कि जो टाली नहीं जा सकती उस तरीके से काउंट की जाएगी। द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, जो हाल फिलहाल में एक पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, कुछ हादसा हुआ है, गतिविधि हुई है, वो अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, वो किसके विरुद्ध है? वो जो शांति प्रक्रिया है उसके विरुद्ध है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसे पहले शुरुआत करेगी कि एक पॉलिटिकल कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में बात करें कि जो द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, अब क्या हुआ ये? बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में जो हुआ, विल इनएविटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, यानी कि शांति प्रक्रिया के विपरीत जाएगा ये। ठीक है, हम इसको टाल नहीं सकते, पर अभी शांति प्रक्रिया के विपरीत चला जाएगा। सो अरेंजमेंट बन रहा है सी ए बी डी, सी ए बी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ब्रेव मैन टू मेक, एक बहुत बहादुर इंसान को बनाने के लिए, मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, कि पैसा ही उसके विचारों का मुख्य केंद्र बिंदु हो, फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, एक बहुत ही पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी तौर पे, जो आध्यात्मिक तौर पे ज्ञान हो उस व्यक्ति को, उसके लिए इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा फर्स्ट डी से कि इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। ठीक है, सो 2 हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा ए, और फाइनल हो जाएगा बी, 4 हो जाएगा बी। डी सी ए बी, डी सी ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। महेश एटीट्यूड annoyed me and I blew into जो है उसकी बजाय यूज होएगा ब्लू अप, क्योंकि किसी का एटीट्यूड से मुझे गुस्सा आ गया और मैं एकदम से गुस्से में, मतलब कुछ आक्रामक मैंने कर दिया, कुछ गुस्से में फट गया एकदम से, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लू इनटू की बजाय ब्लू अप, कि मैं गुस्से से भर गया था और मैंने उसके ऊपर सारा गुस्सा कर दिया है, किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया। सो annoyed me and I blew over, annoyed me and blew off, annoyed me and I blew down off, annoyed me and I blew up, option D is correct. The scientist's hypothesis was substantiated by extensive research and experimentation। बोल रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो हाइपोथेसिस थी वो बहुत ही भारी मात्रा में, सब्सटैंशिएटेड बाय एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा रिसर्च से वो प्रभावित थी, मतलब उसको जो एक बेस मिला वो एक्सटेंसिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से मिला। तो यहाँ पे हमें परवेसिव एक वर्ड है, उसका मीनिंग बताना है, उसका सिनोनिम बताना है। तो परवेसिव का मतलब होता है व्यापक तौर पे, पूरे सब चीज़ों को मिला के,
जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में एक्सटेंसिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन से उनको पता चला। तो एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, बहुत भारी मात्रा में रिसर्च की गई, तो एक्सटेंसिव इज करेक्ट। सब्सटैंशिएटेड मतलब पुष्टि करना, तो एक्सपेरिमेंटेशन मतलब कुछ प्रयोग करना, और हाइपोथेसिस मतलब कि जो उनकी परिकल्पना थी, जो उन्होंने दिमाग में प्लानिंग करी थी कि हाँ ऐसी चीज कुछ हो सकती है, तो उसके ऊपर उनको अगर कुछ सच्चाई दिख रही है तो वो केवल और केवल बहुत ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से। सो ऑप्शन ए एक्सटेंसिव इज करेक्ट। द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक, कि डॉग अपनी वॉक के दौरान में उसने क्या लिया, उसने एक ब्रेक लिया, ठीक है। तो टुक अ ब्रेक यहाँ पे पॉज बोला गया है, या तो ये पॉज होएगा, ये पोर है, पोर मतलब किसी लिक्विड चीज को गिराना, पॉज मतलब होता है जो कुत्ते के पंजे होते हैं ना उनको बोलते हैं पॉज, और ये है पॉज मतलब ब्रेक लगाना। तो अपनी वॉक के दौरान में पॉज तो नहीं लगाएगा, वो अपनी वॉक के दौरान में पॉर तो नहीं करेगा, वो अपनी वॉक के दौरान में ब्रेक लगाएगा, पॉज करेगा। हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड, और उसने अपना डैश चीज उठा लिया। क्या उठा लिया? पंजे उठा लिए, पैर उठा लिए होंगे ना अपने, और ये दर्शाया होगा कि भाई मैं अब थक गया हूं। सो पोर्स, ये पोर्स मतलब अगेन लिक्विड चीज गिराना, ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं फर्स्ट ऑप्शन की वजह से। उसके बाद में पॉज, सो पॉज और पॉज ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई हैव फ्यू deliberations फॉर यू, डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डैश, कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विचार है, मैं चाहता हूं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि आप अपना हार्डवर्क ना छोड़ें टू डैश, किसी भी चीज के लिए, किसी भी परेशानी के लिए अपना हार्डवर्क ना छोड़ें। इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग डैश फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज, कि अगर आपने इतना एफर्ट लगाया है कि आपने कोई डायलॉग कंप्लीट करा है, तो आप उसको केवल फ्रिटर अवे मतलब कि आप उसको नजरअंदाज मत कर दो, उसको फूलिश तरीके से जाने मत दो, जो भी आपने मीनिंग निकाला है उसको फूलिश तरीके से मत जाने दो। ये जो मीनिंग आपने निकाला है अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करके आपने निकाला है। राइट डाउन द डैश ऑफ द कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको आप लिखो। डिसीजंस एंड असाइनमेंट्स, इन सब चीजों को आप लिखो। रिमेंबर टू रिकॉर्ड डैश डज व्हाट बाय व्हेन, तो हर एक चीज को कब हुई, कैसे हुई, ऐसे आप याद करने की कोशिश करो। रिविजिट योर नोट्स एट की टाइम्स एंड डैश द असाइनमेंट, बोल रहे हैं अपने नोट्स को दोबारा जाके पढ़ो जब आपका असाइनमेंट खत्म हो या फिर स्टार्ट हो रहा हो या फिर सबमिट होना हो, तब दोबारा जाके अपने नोट्स को पढ़ो। आई हैव फ्यू deliberations फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जानकारी है, कुछ बातचीत है, कुछ नोट्स है। डोंट लीव योर हार्डवर्क टू डैश, अब अपना हार्डवर्क आपने किसके लिए लीव नहीं करना है, टू फर्स्ट है डायरी, कि अपना हार्डवर्क आप डायरी पे मत नोट करो, मतलब लीव मत करो, छोड़ो मत। नोट्स मतलब जो लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, उनके लिए बोला जा रहा है। डोंट लीव योर हार्डवर्क टू मेमोरी, अपना सारा हार्डवर्क जो है वो मेमोरी के ऊपर मत छोड़ दो, याददाश्त के ऊपर मत छोड़ दो, कि हाँ तुमने पढ़ा तो है बहुत कुछ लेकिन अब तुमने उसको कहीं पे भी नोट डाउन नहीं करा, फिर क्या करोगे एग्जाम टाइम पे, दोबारा नोट्स बनाने लगोगे, दोबारा पढ़ने लगोगे। नोट्स किस लिए होते हैं? वो शॉर्ट चीजें होती हैं कि आपने पढ़ लिया है, अब अपने इसको पॉइंट वाइज लिख दिया, और फिर जब एग्जाम आएंगे तब आप इन्हीं पॉइंट्स को बस पढ़ोगे। सो ऑप्शन सी मेमोरी इज करेक्ट। इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग डैश फ्रिटर अवे, डू नॉट फ्रिटर अवे, डज नॉट फ्रिटर अवे, डिड नॉट फ्रिटर अवे, डू नॉट फ्रिटर अवे। डू नॉट फ्रिटर अवे करेक्ट है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। सो डू नॉट फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज, कि जो भी आपने पढ़ा है, इतनी मेहनत करी है, उसको केवल अपनी मेमोरीज के भरोसा रख के कि हाँ मेरा तो दिमाग बड़ा शानदार है, मैं तो भूलता ही नहीं, ऐसे सोच के आप बस जो भी मेहनत करी उसको नजरअंदाज मत करो, उसको वेस्ट मत होने दो, आप नोट्स बना लो। राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन्स, डिसीजंस एंड असाइनमेंट्स। राइट डाउन दी, क्या लिखना है? टाइटल्स मतलब हेडिंग्स लिखनी है। फेलियर्स मतलब जो आपको
हार मिली है वो लिखनी है। डिटेल्स, तो जो भी कंक्लूजन्स निकलते हैं, डिसीजंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, उनकी डिटेल्स लिखनी है। सो ऑप्शन सी डिटेल्स इज करेक्ट। रिमेंबर टू रिकॉर्ड डैश डज व्हाट बाय व्हेन, तो क्या रिकॉर्ड करने को याद करना है? हु डज व्हाट बाय व्हेन, कि कौन कब क्या काम करता है। विच डज व्हाट बाय व्हेन नहीं होगा, हु डज व्हाट बाय व्हेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Revisit your notes at key times and dash the assignments, बोल रहे हैं अपने नोट्स को कई मुख्य समय पर बार बार पढ़ो and dash the assignment। Obliterate, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को इरेज करना या नष्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपने आप से एग्जामिन करना। स्पेक्युलेट मतलब होता है कुछ अंदेशा लगाना, कुछ अपनी थ्योरी बनाना। रिव्यू मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से इवैल्यूएट करना। तो यहाँ पे अपने असाइनमेंट को रिव्यू करने की बात की जा रही होगी। ऑप्शन डी रिव्यू इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।